ये किस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया है रमेश? क्यों माँ, मधु में बुरी बात क्या है? आधी गंजी है वो, सर पर बाल ही नहीं है। रमेश और मधु की लव मैरिज है, लेकिन बिमला को मधु बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मधु काली है और उसके सर पर ज्यादा बाल नहीं है। रमेश और मधु की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। मधु के अच्छे स्वभाव की वजह से रमेश उससे प्यार कर बैठा और एक दिन मधु ने रमेश से कहा, रमेश, मैं बदसूरत हूँ, मुझे तुम्हारी माँ बहू के रूप में स्वीकार करेंगी क्या? मुझे नहीं पता मधु, कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। दोनों ने वही किया और दोनों को एक साथ देखकर बिमला चौंक गई। उसने मधु को बहुत उल्टा सीधा कहा और उसके बाद से ही मधु पर अत्याचार शुरू कर दिया। मधु चुपचाप काम करती रही। बिमला की सहेलियां मधु के खिलाफ बिमला के कान भरने लगी। क्या रे बिमला, कैसी पसंद है तेरे बेटे की? मेरे बेटे को देख, कितनी सुंदर बहू लाया है। हाँ बिमला, रमेश दिखने में तो इतना सुंदर है और शादी कर ली उस गंजी भूतनी से। ये सब सुनकर बिमला बहुत दुखी हो गई। वो मधु को खरी खोटी सुनाने लगी। ए मधु की बच्ची, मेरे बेटे को क्यों फंसाया रे तूने? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तेरे प्यार के चक्कर में मेरा बेटा बर्बाद हो गया ना। तेरे सर पर तो बाल तक नहीं है। इसमें मैं क्या करूँ माँ जी, मेरे सर पर बचपन से ही बाल कम है, ये भगवान का दिया हुआ है। तुझ में ही कोई खोट होगी, इसीलिए तो भगवान ने तुझे बाल नहीं दिए। मधु दुखी होकर रोने लगी। शाम को रमेश ऑफिस से लौटा और मधु को रोते हुए देखकर बोला, मत रो मधु, तुम्हें पता तो है कि माँ कैसी है। वो सब छोड़ो, मैं कल ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, जरा मेरा बैग पैक कर दो। मधु ने रमेश का बैग पैक कर दिया, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश गाड़ी में बैठकर जा रहा था। इतने में सामने से आ रही एक बस ने रमेश की गाड़ी को धक्का मार दिया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वहीं पर रमेश का देहांत हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा रमेश नहीं मर सकता, नहीं। मधु रोने लगी। उसे आइडिया भी नहीं था कि उसका सुहाग इतनी जल्दी उसे छोड़कर जाने वाला है। बिमला ने सारा इल्जाम मधु पर डाल दिया। तू है अपशकुनी, तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। गंजी औरतें होती ही अपशकुनी है। भगवान ने ऐसी ही लड़कियों को लंबे बाल नहीं दिए। तू गंजी है, आज से इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, भाग जा यहाँ से। बिमला ने मधु को भगा दिया। मधु रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। उसने देखा कि रास्ते पर एक बच्चा खड़ा है और दूसरी ओर से एक गाड़ी आ रही है। मधु दौड़ कर गई और उस बच्चे को गोद में उठाया। वो बच्चा बच गया, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ वहां आई और बच्चे को छीनकर मधु को ही उल्टा सीधा कहने लगी, मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? हाँ, तुम जैसी बिना बालों की भूतनी को देखकर मेरा बेटा रो रहा है, वो डर गया है, भागो यहाँ से। लंबे बाल ना होने की वजह से मधु को कितना कुछ सुनना पड़ा। मधु रोते हुए फुटपाथ पर बैठ गई। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, बस मेरे लंबे बाल नहीं है, यही मेरी गलती है। मधु फुटपाथ पर सो गई। रात हो गई और वहाँ एक पुलिस वाला आया। ए पागल औरत, यहाँ नहीं सो सकती है तू। क्यों सर? क्योंकि यहाँ सोना मना है। हाँ, लेकिन सोने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। पैसे? अब लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर भाग यहाँ से। पुलिस ने डंडे मार मार कर मधु को भगा दिया। मधु पूरी रात रास्ते पर भटकती रही और अचानक से उसका पेट दर्द करने लगा। लगता है शौच करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कहाँ करूँ? यहाँ तो कोई शौचालय ही नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद मधु झाड़ियों के पीछे शौच करने गई। काम खत्म करके वो धोने के लिए एक तालाब के पास गई तो उसने देखा कि एक बच्ची तालाब के पानी में डूब रही है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे, वो लड़की तो मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। मधु को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मधु तालाब में कूद गई और उस बच्ची को पकड़कर किनारे तक ले आई। जाओ बच्ची, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो खुद डूबने लगी। नहीं जाऊंगी, मुझे बचाने के चक्कर में आप पानी में डूब रही हो। मेरा बचना और मरना एक ही बात है बेटी। ये कहते हुए मधु डूब गई, लेकिन उसी वक्त उसके साथ कुछ हुआ। वो अपने आप पानी में तैरने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं तैर कैसे रही हूँ? मुझे तो तैरना नहीं आता। अचानक से मधु के बहुत लंबे घने बाल भी हो गए। मधु किनारे पर आई तो वो बच्ची हंसने लगी। देखा मेरा कमाल। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तो ये देखो। वो बच्ची देवी में बदल गई। मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये जादुई तालाब है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुमने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा दी।
और इसी वजह से तुम्हारा सपना भी पूरा हुआ। तुम चाहती थी तुम्हारे घने लंबे बाल हो, वो हो गए। ये बाल लंबे और घने होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है, इससे तुम जो चाहो खींच सकती हो, अपने बाल को जितना लंबा चाहे कर सकती हो। धन्यवाद देवी। देवी अदृश्य हो गई। सुबह होने को चली थी। रास्ते पर लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इतने में मधु वहां आई और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे बाप रे, इतनी सुंदर कोई कैसे हो सकती है? इतने लंबे बाल, वाह क्या बात है। एक आदमी ने तो मधु को शादी का प्रस्ताव भी दे दिया। अजी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, मैं सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती हूँ, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपके रहने खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, आप मेरे फैशन शो में भाग ले सकती हैं। इसके बदले बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। मधु राजी हो गई। फैशन की दुनिया में मधु ने बहुत जल्दी नाम कमा लिया, क्योंकि इतने लंबे बाल और किसी के नहीं थे। लेकिन मधु का मन रमेश के पास ही था। वो रमेश से बहुत प्यार करती थी। उधर बिमला की हालत बद से बदतर हो रही थी। उसे खाने को नहीं मिलता था। खाने के लिए वो अपनी सहेलियों से मदद मांगने लगी, लेकिन सभी ने मुंह फेर लिया। बिमला ने कहा, अच्छा, मैं तुम लोगों को अपना समझती थी, लेकिन तुम लोगों ने बुरे वक्त पर मेरा साथ छोड़ दिया। बिमला घर छोड़कर बाहर रास्ते पर भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। इस तरह दिन बीतने लगा और एक दिन बिमला पानी पीने के लिए एक कुएं के पास गई और पैर फिसल कर वो कुएं के अंदर गिर गई। कुआं गहरा था, इसीलिए बिमला मदद की भीख मांगने लगी। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और उसी वक्त मधु उसी रास्ते से अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। अरे, अब ये आवाज तो जानी पहचानी है। मधु गाड़ी से उतरी और कुएं के पास गई। अरे माँ जी, आप अंदर कैसे गिर गई? मुझे बचा लो बहू, मुझे बचाओ। मधु ने अपना बाल कुएं के अंदर फेंक दिया और बिमला ने बाल पकड़ लिया। मधु अपने बालों की मदद से खींचकर बिमला को बाहर ले आई। बिमला रो पड़ी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास मैं हूँ माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ माँ बोलो। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, बेटी। माँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे। मैं कितनी सुंदर हूँ। सजने संवरने के बाद मैं और भी ज्यादा सुंदर बन जाती हूँ। सुकन्या अमीर घर से थी। वो फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर आई थी और उसके पिता ने गांव से उसके लिए पर्सनल नौकरानी भी भेज दी थी। उसका नाम सुमन था। सुमन गांव की सीधी सादी गरीब लड़की थी। सुकन्या जो भी बोलती थी सुमन चुपचाप सुन लेती थी। सुमन, तुझे मैंने ठीक 4 बजे चाय देने के लिए कहा था। 4:02 हो गया है, मेरी चाय कहाँ है? गलती हो गई मैडम, बना देती हूँ। सुमन चाय बनाने लग गई। किसी भी काम में अगर सुमन 1 भी मिनट की देर कर दे तो फिर घर में बवाल मच जाता था। सुमन को बहुत कुछ सहना पड़ता था, लेकिन बस चंद पैसों के लिए वो सब कुछ सहती थी। सुकन्या गांव के जमींदार घर की बेटी थी, इसीलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो शहर पढ़ने के लिए तो आई थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो बस अपने दोस्तों के पीछे पैसे उड़ाती रहती थी। मैडम बस दोस्तों के पीछे पैसे उड़ाती है, कभी नहीं पढ़ती। एक बार मैं उनकी किताबें खोलकर देखती हूँ। सुमन ने सुकन्या की किताबें खोलकर देखा। उसके अंदर सुंदर से सुंदर ड्रेस बनाने के तरीके लिखे हुए थे। सुमन पढ़ना जानती थी। वो पढ़ने लगी तभी सुकन्या वहां आ गई। क्या हो रहा है ये सब? मेरी किताबें लेकर क्या कर रही है? वो कुछ नहीं मैडम, बस देख रही थी। हाँ देख ले, वैसे भी मैं नहीं खोलती हूँ किताबें। चल यहाँ आ जा, मेरे हाथों में मेहंदी कर दे, मुझे एक पार्टी में जाना है। सुमन ने सुकन्या के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दी। सुकन्या को सुमन ही सजा देती थी, उसके हाथों में मेहंदी कर देती थी, जिससे सुकन्या और भी सुंदर लगती थी। सज धज कर सुकन्या पार्टी करने चली गई और सुमन किताबें खोलकर पढ़ने लगी। ये किताब तो बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी ड्रेस भी होती है। काश मैं भी ये सब पहन पाती। सुमन सपना देखने लगी, लेकिन गरीबों को सपने देखने में भी डर लगता है। मैं गरीब हूँ, मुझे चादर देखकर पैर फैलाना पड़ेगा। मैं ये सब सपना नहीं देख सकती। लेकिन एक बार किसी चीज का भूत माथे पर सवार हो जाए तो वो भूत उतरता थोड़ी है। सुकन्या के घर से निकल जाने के बाद सुमन हर रोज किताब खोलकर बैठ जाने लगी। सुकन्या पूरी रात पार्टी करती थी और सुमन किताबें पढ़ती थी। पढ़कर उसने ड्रेस डिजाइन करना सीख लिया और अपने पुराने कपड़े चीर फाड़ कर
एक नया ड्रेस बनाने लगी। उधर सुकन्या के कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने कहा, सुनो सभी, तुम सबके लिए एक होम टास्क है। तुम सबको 2 दिन के अंदर एक नया ड्रेस बनाकर लाना होगा। डिजाइन बिल्कुल नई होनी चाहिए। सुकन्या मुश्किल में पड़ गई। अरे अब क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, कैसे बनाऊं ड्रेस? सुकन्या के दोस्त उसे पूछने लगे। सुकन्या, कुछ सोचा है कि क्या बनाकर लाएगी? नहीं यार, इतना कम समय, सिर्फ 2 दिन कैसे हो पाएगा? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। सुकन्या घर लौटी। उसने देखा कि सुमन एक नया ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी है। सुमन, तुझे ये नया ड्रेस कहाँ से मिला? तूने चुराया मेरे से? नहीं नहीं मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर तुझे ये कहाँ से मिला, बता मुझे। मैंने बनाया है। बनाया है? लेकिन तू कैसे बना सकती है? तू तो गवार है। मैं आपकी किताब पढ़ रही थी ना, वहां से सीखा है सब कुछ। उसके बाद मैंने पुराने कपड़े फाड़कर ये नया ड्रेस बनाया है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे देगी, मैं कॉलेज में ले जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। सच में? आप कॉलेज ले जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमन ने खुशी खुशी सुकन्या को ड्रेस दे दिया। उसके मन में पाप नहीं था, लेकिन सुकन्या उस ड्रेस को कॉलेज ले गई और प्रोफेसर को सबमिट कर दिया। ड्रेस को देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत यूनिक डिजाइन है। तुमने किया है ये? हाँ जी सर, और कौन करेगा, मेरी नौकरानी। लेकिन तुम तो क्लास के पीछे बैठती हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती नहीं हो। तुमने ये बना कैसे लिया? कभी कभी पीछे बैठने वाले लोग भी कमाल कर सकते हैं सर। प्रोफेसर हैरान रह गए। उनके मन में डाउट रह गया। सुकन्या के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। अरे सुकन्या, तूने तो कहा था कि तू क्या बनाएगी उसका तुझे कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर इतना अच्छा ड्रेस कैसे बना लिया? जलवा है मेरा। सुकन्या डायलॉग देने में माहिर थी। यहाँ सुकन्या ये सब करती रही और उधर सुमन अपने आप से मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। सुमन का टैलेंट देखकर सुकन्या ने उसी का फायदा उठाने के बारे में सोचा। क्यों ना अब से मैं पढ़ाई का काम सुमन से करवाऊं, इससे मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और मुझे पढ़ना भी नहीं होगा। सुकन्या वही करने लगी। कॉलेज में प्रोफेसर जो भी काम देते थे, सुकन्या आकर सुमन को बता देती थी। सुमन रात रात जागकर वो काम कर देती थी। उसमें सुमन को बड़ा मजा आता था। ऐसे ही सुमन सब कुछ सीख गई। उसके पास ड्रेस बनाने के बहुत सारे आइडिया आ गए। ऐसे ही फाइनल एग्जाम का समय आ गया। प्रोफेसर ने कहा, फाइनल एग्जाम के लिए मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ। ये टास्क खास है क्योंकि इसमें तुम लोगों को भारतीय परंपरा को सामने लाना है। तुम लोगों को ट्रेडिशनल लेकिन मॉडर्न दिखने वाले साड़ी और ब्लाउज बनाना है। सुकन्या हंसते हुए घर आई और सुमन को बता दिया। सुमन काम पर लग गई। रात भर पार्टी करने के बाद सुकन्या सुबह घर आई और सो गई। सुमन साड़ी और ब्लाउज बनाने लगी। तभी उसे घर के सामने से कॉलेज के प्रोफेसर जा रहे थे। उन्होंने सोचा, यही सुकन्या का घर है ना, जरा देखो तो वो क्या कर रही है। प्रोफेसर घर के पास आए और खिड़की से देखा कि सुकन्या सो रही है और उसकी नौकरानी काम कर रही है। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा तो ये बात है। तभी तो मैं बोलूं कि ये नालायक लड़की इतने अच्छे अच्छे ड्रेस कैसे बना रही है। प्रोफेसर घर के अंदर घुस गए। सुकन्या जाग गई। सर आप? मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। असली टैलेंटेड तो ये है, तुम बस इसे यूज कर रही हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी सुमन। सुनो सुमन, आज से तुम इस नालायक लड़की का कोई काम नहीं करोगी। तुम मेरे साथ चलो, फाइनल एग्जाम में तुम भी भाग लोगी। प्रोफेसर सुमन को लेकर चले गए। अरे यार, अब क्या होगा, मैं एग्जाम कैसे दूंगी? जाने से पहले सुमन ने साड़ी बना लिया था, लेकिन ब्लाउज नहीं था। बस मुझे ब्लाउज चाहिए। उधर सुमन ब्लाउज बनाएगी और मैं उससे चुरा लूंगी। उधर प्रोफेसर के घर में रहकर दिन रात मेहनत करके सुमन ने बहुत अच्छी साड़ी और ब्लाउज बना लिया। एग्जाम की पहले वाली रात को वो सो गई। उसी मौके का फायदा उठाकर सुकन्या चुपके से अंदर आई और ब्लाउज चुरा लिया। अगले दिन सुबह नींद से उठकर सुमन हैरान हो गई। ब्लाउज, मेरी साड़ी का ब्लाउज कहाँ है? कुछ ही देर में कॉलेज जाना था, लेकिन सुमन का दिमाग बहुत तेज था। उसने देखा कि सामने एक मेहंदी पड़ी हुई है। उसने साड़ी पहन ली और मेहंदी से अपने शरीर पर ब्लाउज बना लिया और उसी तरह कॉलेज चली गई। उसने देखा कि सुकन्या उसका बनाया हुआ ब्लाउज पहनकर आई है। उसे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन सुमन की मेहंदी वाली ब्लाउज को देखकर सभी हैरान हो गए। ये गांव की लड़की ये कैसे बना सकती है? प्रोफेसर ने कहा, देखो सब लोग, किसी में टैलेंट और इच्छा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल मेहंदी से ब्लाउज और मॉडर्न तरीके से साड़ी बनाकर सुमन ने हम सबका दिल जीत लिया है। इसे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिलेगी। सभी तालियां बजाने लगे। प्रोफेसर ने सुकन्या को फेल कर दिया। चोरी करके भी सुकन्या हार गई। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। दूसरी ओर सुमन को सबसे बड़ी कंपनी में लाखों रुपए की नौकरी मिल गई। ये सुनकर सुकन्या के पिता गुस्सा हो गए और सुकन्या की शादी करवा दी। और उधर सुमन अपने टैलेंट के दम पर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।